हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो बीपीएससी ऑप्शनल का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता से किस प्रकार के प्रश्न अब तक बीपीएससी में पूछे गए हैं ऑप्शनल पेपर में। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो किधर गया, यहाँ से देखिए प्रश्न है कि वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की विवेचना कीजिए। यानी कि वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का हमको वर्णन करना है और इसको पूरे अच्छे से पढ़ना है कि वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी सभी लोगों की, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक युग की सभ्यता का वर्णन कीजिए। तो सभ्यता का वर्णन करने में सब चीज़ आ जाएगा, जितना भी हम लोग पढ़ते थे कि उसकी ग्रामीण सभ्यता है, फिर उसकी जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, समाज किस प्रकार का था, उसकी धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो ये सब मिला करके उस सभ्यता का वर्णन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि वैदिक सामाजिक संगठन का पुनर्निर्माण कीजिए। ठीक है, सामाजिक संगठन का पुनर्निर्माण यानी कि सामाजिक संगठन के बारे में बताना है। क्या उसमें किसी प्रकार का विकास परिलक्षित होता है, क्या इसमें किसी प्रकार का विकास का कार्य हुआ था, ये हमको बताना है समाज के संगठन में। फिर पूछा है कि वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी कि देखिए हमको यहाँ से क्या करना है। सबसे पहले हमको यहाँ से कौन कौन पक्ष को देखना है। सबसे पहले हमको देखना है वैदिक काल में सामाजिक पक्ष को हमको देख लेना है, सामाजिक, राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक के बाद आर्थिक पक्ष को हमको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, आर्थिक पक्ष को देख लेंगे। उसके बाद फिर हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और एक क्या था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पक्ष, इन चारों पक्षों को हम देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें जो समाज में जो बदलाव क्या हुआ था वो सब हम देख लेंगे कि समाज में क्या किस प्रकार का विकास ये सब हुआ था। तो बस ये ऐसे ही हमको देख लेना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उसका टाइम पीरियड था। तो वैदिक सभ्यता साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य की राशि से है जिसे हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में विभाजित करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो वैदिक साहित्य है, ये वैदिक साहित्य क्या है, जो इस संहिता जितना भी हम पढ़ते हैं, ब्राह्मण जो हो गया, आरण्यक जो हो गया, उपनिषद जो हो गया, तो ये सब जो है वो वैदिक साहित्य में ही आता है। वैदिक साहित्य वेद शब्द से बना हुआ है। ठीक है, वैदिक साहित्य किससे बना हुआ है, वेद से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। यानी कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य का प्रथम भाग वेद या संहिता के नाम से जाना जाता है, जिनकी कुल संख्या 4 है। ठीक है, देखिए वैदिक साहित्य का जो भाग है तो उसमें उसका फर्स्ट पार्ट जो है, तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं या तो संहिता बोलते हैं। और इन वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। तो यही लिखा हुआ है, बस अभी समझने के लिए है। ठीक है ना, अभी ये उसका एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अभी इसका मेन बॉडी बहुत अंदर है। तो बस हमको ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर कालखंड के आधार पर वेदों को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, कालखंड के आधार पर वेदों को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन भाग में हम देखेंगे। पहला कालखंड तो होता है कि 1500 BC से 1000 BC तक का कालखंड। ठीक है, जिसके विषय में सूचना ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए इस कालखंड को ऋग वैदिक कालखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऋग वैदिक कालखंड में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का कालखंड आता है। ठीक है, और द्वितीय कालखंड जो होता है 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसमें सब जितना भी बच गया शेष तीनों वेद
वो आ जाता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई थी, ठीक है, इस कालखंड में। तो सबसे पहले ऋग्वेद का मतलब वो किया गया था रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक हमको मिलता है ऋग्वेद का। और उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो बाकी ये जो सूचनाएं हैं वो हमको किस में मिलती है, बाकी जो तीनों वेद हैं और फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब में मिलता है। वैदिक साहित्य, अब देखते हैं यहाँ पे कि वैदिक साहित्य अपनी रचना के काल में लिपिबद्ध नहीं था। देखिए क्या होता था ना पहले कि पहले वो लिखने का विकास नहीं था, ठीक है। पहले क्या किया जाता था कि कोई जो है वो बैठ के वेदों को बताते थे, पढ़ाते थे, और सामने वाला जो बैठा हुआ होता था वो सुन करके अपने अंतर्ग्रहण कर लेता था उस बातों को, और अगला व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जो होता था इन सभी चीज़ों का, वो बोलकर ही होता था, और वो भी फिर सुनता था और वही दूसरों को फिर जाकर बोलता था, यानी कि लिखने की वहाँ पे वो नहीं थी। तो वैदिक साहित्य अपनी रचना के काल में लिपिबद्ध नहीं था। इसके ज्ञान को सुनकर, याद करके और अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य को क्या श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य में अत्यंत उच्च कोटि का ज्ञान को संकलित करने का कार्य किया गया है। यह माना जाता है कि इतनी उच्च कोटि का ज्ञान साधारण मनुष्यों की रचना की क्षमता के बाहर था, इसलिए इसकी रचना संभवतः देवताओं ने की थी, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये जो इसमें बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का जो ज्ञान समाहित किया हुआ है, ठीक है, वेदों में, वैदिक साहित्यों में जितना उच्च कोटि का जो ज्ञान संकलित किया गया है, और इस उच्च कोटि का जो ज्ञान है वो मनुष्यों की रचना नहीं हो सकती है, ठीक है। ये रचना संभवतः देवताओं ने की थी, ऐसा माना जाता है, और इस वजह से इसे अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है, अपौरुषेय कहा जाता है। यदि वैदिक साहित्य को उसमें वर्णित ज्ञान के आधार पर विभाजित किया जाए तो उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। जो ज्ञान, अगर उसमें जो ज्ञान का वर्णन है उस हिसाब से दो भाग में। प्रथम भाग जिसमें वेदों और ब्राह्मणों को रखा जा सकता है, और द्वितीय भाग जिसमें आरण्यक और उपनिषद, ठीक है, ज्ञान के आधार पर दो भाग में बांटा जा सकता है। कालखंडों के आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है। चलिए, प्रथम भाग जिसमें वेद और ब्राह्मण को रखा गया है वह वैदिक काल के क्रियाकलापों को बताने का कार्य करते हैं कि वैदिक जो काल था उसमें किस प्रकार के क्रियाकलाप होते थे, ये सब बताने का कार्य किया गया है। चूँकि वेद अत्यंत कठिन संस्कृत और पद्य में लिखे गए थे, इसलिए कुछ ऋषियों के द्वारा इसका सरल गद्य अनुवाद प्रस्तुत किया गया, जिससे ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है ब्राह्मण, आखिर है क्या? तो देखिए वेद जो है ना, वेद को बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्दों में लिखा गया था, ठीक है। वेद को बहुत ही ज़्यादा कठिन संस्कृत शब्दों में और उसको पद में लिखा गया था, ठीक है, यानी कि कैसे पद मतलब कविताओं के रूप में संस्कृत में था पहला बात, और उसको पद में लिखा गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, मतलब कि कठिन कार्य था उसको समझना पड़ना। लेकिन कुछ ऋषियों के द्वारा इनका सरल गद्य अनुवाद, ठीक है, यानी कि कहानी के रूप में उसका अनुवाद किया गया, प्रस्तुत किया गया, जिसे ब्राह्मण कहा जाने लगा, ठीक है। ऐसा वैदिक साहित्य किए गए वर्गीकरण के दूसरे भाग में हमें वैदिक दर्शन का प्रमाण आरण्यकों में दिखाई पड़ता है, जो उपनिषदों में अपने चरम पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो आरण्यक और उपनिषद ये दोनों अगर ज्ञान के आधार पर बांटे तो दो भाग में बंटता है, ठीक है। कौन कौन? वेद और ब्राह्मण एक तरफ और आरण्यक और उपनिषद एक तरफ। यदि सूक्ष्मता से देखें तो वैदिक साहित्य का प्रथम भाग आर्यों के दैनिक क्रियाकलापों और अपनी उपासना पद्धति के विषय में सूचना देता था, ठीक है। यानी कि वैदिक साहित्य का जो प्रथम भाग था वो आर्य के दैनिक क्रियाकलाप की, आर्य प्रतिदिन अपना दैनिक जीवन में क्या करते थे, ठीक है, और उनकी उपासना पद्धति के विषय में सूचना देता है कि वो किसकी उपासना करते थे, क्या करते थे। जबकि द्वितीय भाग वैदिक दर्शन को बताने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आर्य के बारे में। तो आर्य के बारे में हम लोग अच्छे जानेंगे।
तो देखते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक। और यह एक तुलनात्मक विचार है जो भारत के मूल निवासी में आर्यों की स्थिति को बताने का कार्य करता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा कि आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे, ठीक है। तो लेकिन श्रेष्ठता का जो अगर आप प्रमाण दे रहे हैं तो श्रेष्ठ अपने आप में कोई थोड़ी होता है। श्रेष्ठ का मतलब कि दूसरों से तुलना करके आप श्रेष्ठ, किसी के तुलना में। तो वहाँ बताया जाता था कि भारत के जो मूल निवासी जो थे पहले से, तो उसकी तुलना में जो आर्यों की स्थिति थी वो श्रेष्ठ थी, ठीक है। तो ऐसे देखा जाता है कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अब देखिए कि आर्यों के मूल निवास स्थान पर विचार विमर्श फिलिप्पो सक्सेती के भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पर उन पर यह टिप्पणी करने की संस्कृत और भारोपीय भाषाओं में अत्यधिक समानता है। देखिए, भारोपीय भाषा का मतलब होता है भारतीय प्लस यूरोपीय भाषा का मिक्सचर, ठीक है। भारतीय प्लस यूरोपीय भाषा का मिक्सचर को हम बोलते हैं भारोपीय भाषा। तो एक जो विचारक थे जिसका नाम था फिलिप्पो सक्सेती, उनके जो उन्होंने क्या किया कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि देखिए, जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं और ये जो भारतीय धर्म ग्रंथ है में जो भाषा है, जो लिपि है, तो उसको अध्ययन करके उन्होंने बताया कि ये संस्कृत जो है और जो भारोपीय भाषा है उसमें अत्यधिक समानता है, ठीक है। तो वो बताएं कि समानता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान श्वेत व्यक्ति पर भार विचार का व्यक्त किया गया था। देखिए, भार विचार का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था ना कि व्हाइट मैंस बर्डन, कि वो लोग समझते थे अंग्रेज कि हम लोगों पे ये भार है कि आप लोगों को सभ्य बनाना, ठीक है। तो यही हमेशा उनके दिमाग में चलते रहता था। वो कोई भी चीज़ को उसी तरह से मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि आप में कोई सभ्यता का विकास नहीं था। शुरू में क्या उन्होंने बताया था कि आप में सभ्यता का कोई विकास नहीं था। आप में जो सभ्यता आई है वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से आई है। तो वैसे ही फिर उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर मतलब कि खुशी खुशी नहीं रह रहे हैं, जबकि हमारा यहाँ पे क्या है, ये हम पे भार है कि आप लोगों को सभ्य बनाना, ऐसा बोलते थे। इस विचार के तहत ब्रिटिश यह मानते थे कि वह भारत में आक्रमणकारी नहीं है, बल्कि भारत में असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए भारत में मौजूद हैं। बताइए, ऐसे बोलता था साला, ठीक है। इस विचार को मजबूती देने के लिए साम्राज्यवादी लेखकों ने यह विचार व्यक्त किया कि वैदिक सभ्यता के पूर्व भी भारतीय असभ्य स्थिति में थे, भारत के में निवास करते थे, और आर्यों ने यहाँ आकर जिस प्रकार सभ्यता का निर्माण किया था, ठीक उसी प्रकार हम भी भारत में सभ्यता निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बताइए। ब्रिटिशों द्वारा इस विचार को व्यक्त करने के पश्चात आर्यों का मूल निवास स्थान खोजने का प्रयास किया जाने लगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए और ये मत उसकी आलोचना इस प्रकार है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बताइए कि उस आर्यों का जो मूल स्थान था, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो क्या था, और उस पर जो विभिन्न मत हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या बोलते हैं, हमारे जो भारतीय इतिहासकार जो थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो क्या बोलते हैं, और इस सभी बातों का आलोचना कहाँ तक किया जा सकता है ये हम लोग देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, ठीक है। ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है, तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, उत्तरी ध्रुव है। और इसके विषय में उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में वर्णन किया है। इन्होंने यह माना है कि ऋग्वेद में 6 माह का दिन और 6 माह की रात का वर्णन उल्लेख मिलता है। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्राकृतिक विशेषता ध्रुवों पर ही संभव है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे थे कि देखिए, बाल गंगाधर तिलक बोल रहे थे कि उत्तरी ध्रुव के हैं आर्य, ठीक है। तो ये मत याद रखना है, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक क्या बताएं कि उत्तरी ध्रुव का है।
और उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इसका वर्णन किया है। बोला है कि ऋग्वेद में 6 मंथ का दिन और 6 महीना का रात होता है, उसका उल्लेख मिलता है। और यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्राकृतिक विशेषता ध्रुवों पर ही संभव है। इसके अनुसार हिम प्रलय के कारण आर्यों को अपना मूल निवास स्थान छोड़कर भारत और ईरान में बसना पड़ा था, परंतु आर्यों की स्मृति में 6 माह का दिन और 6 माह की रात मौजूद थी, जिसका उल्लेख वह ऋग्वेद में करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक साहब। तिलक बोलते हैं अपने पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस उनकी पुस्तक थी, तो उनमें बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 6 माह का दिन और 6 माह का रात का वर्णन है। ठीक है, और जब वहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे आर्कटिक रीजन में जब हिम प्रलय हुआ तो क्या हुआ कि उसके बाद वो निवास स्थान अपना छोड़ करके भारत और ईरान में बसना स्टार्ट कर दिए थे। और चूँकि वहाँ पे ध्रुवों पर 6 मंथ का दिन और रात होता है और 6 माह का दिन और रात का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, इसलिए वो मानते हैं कि उनका जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, तो एक मत तो आपको पता चल गया मूल स्थान से रिलेटेड। तिलक महोदय द्वारा जिन उदाहरणों के आधार पर उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने का कार्य किया गया है, अधिकांशतः विद्वान इस विचार से सहमत नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई, अब कोई मत अपना दे रहा है तो उस मत के विरोध में कोई दूसरा मत तो देगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे कई विद्वान जो हैं इससे सहमत नहीं होते हैं। इन विद्वानों के अनुसार यदि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी होते तो वह कभी भी सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि नहीं कहते। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब हुआ कि वो 7 गो जो नगर था उसके बारे में बात किया जाता है, तो उसको देवकृत योनि नहीं कहते। इसके अलावा आर्यों ने वैदिक साहित्य में कहीं भी उत्तरी ध्रुव को अपना मूल निवास स्थान नहीं बताया है। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने तो बोल दिया कि ये जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में उन्होंने बता दिया कि हिम प्रलय के बाद वो भारत और ईरान की तरफ आ गए, लेकिन कुछ इतिहासकार इनके मतों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने बोला कि देखिए अगर ऐसा होता तो वैदिक साहित्य में कहीं भी उनका तो जिक्र होता कि उनका मूल निवास स्थान जो है क्या है, आर्कटिक रीजन है, उत्तरी ध्रुव है, लेकिन वहाँ पर उनका तो कोई वर्णन ही नहीं है। और अगर ऐसा होता तो सप्त सैंधव प्रदेश को वो देवकृत योनि भी नहीं कहते। ठीक है, अब यहाँ से ये मत इनका खारिज हो गया। कुछ विद्वानों ने यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। विद्वानों ने भाषा के आधार पर यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। ठीक है, बोले थे ना कि देखिए वो फिलिप्पो सक्सेती जो थे वो क्या बोले थे कि संस्कृत और भारोपीय भाषाओं में बहुत ज़्यादा समानता दिखाई देती है। तो इस आधार पे उन्होंने कहा है कि देखिए यूरोप जो था आर्यों का मूल निवास स्थान था, और वो किस आधार पे कह रहे हैं, भाषा के आधार पर। ठीक है, विद्वानों ने यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने का कार्य किया है। यह मूलतः 2 आधारों पर किया गया है। संस्कृत भारोपीय भाषा समूह की भाषा समझी जाती है और जिस प्रकार मुहावरों का इस्तेमाल भारोपीय भाषाओं में होता है ठीक उसी प्रकार मुहावरों का प्रयोग भारतीय भाषाओं में होता है। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर संस्कृत से रिलेट करके यहाँ पे देखा गया है। उसके बाद क्या है कि इसके अतिरिक्त भारोपीय भाषा समूह की सबसे अपरिष्कृत भाषा लिथुआनिया की भाषा है। ठीक है, इसलिए इन विद्वानों ने लिथुआनियों के आसपास कहीं कोई स्थान आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। देखिए जैसा कि उन्होंने बोला सक्सेती महोदय ने कि देखिए संस्कृत और भारोपीय भाषाओं में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो सबसे जो भारोपीय भाषा का सबसे बड़ा और सबसे अपरिष्कृत भाषा जो है वो लिथुआनिया की भाषा है। ठीक है, तो लिथुआनिया की भाषा और संस्कृत की भाषा में सिमिलरिटी को देखते हुए, क्योंकि आर्यों का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था,
तो उन्होंने बोला कि देखिए लिथुआनिया के आसपास कहीं कोई स्थान होगा जो आर्यों का मूल निवास स्थान होगा। यानी कि या तो अगर लिथुआनिया की बात हो या अगर यहाँ पर हम देखें कि यूरोप की बात हो, ठीक है, या तो यूरोप की बात हो, ठीक। तो ये सब यूरोपीय बताने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से ये दूसरा मत हो गया। परंतु विद्वान इस तथ्य पर एकमत नहीं है कि यूरोप में आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यूरोप में कहाँ कहाँ कौन कौन बताया है भाई। तो हंगरी, तो हंगरी में सबसे पहले बताया है कि पी गाइल्स ने भाषा विज्ञान के आधार पर हंगरी तथा डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। पी गाइल्स ने, ठीक है ना। हंगरी को किसने बताया, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो हंगरी को बताया किसने, पी गाइल्स ने बताया। उसने बोला कि भाषा विज्ञान के आधार पर कि हंगरी तथा डेन्यूब नदी की जो घाटी है वो आर्यों का क्या है, मूल निवास स्थान है। इनके अनुसार आर्य जो है भेड़ियाँ, झील, पर्वत, नदी घाटी आदि का तो वर्णन करते हैं, परंतु वह समुद्र का वर्णन नहीं करते हैं। इसलिए संभवतः यह विशेषता यूरोप के हंगरी क्षेत्र में होने की संभावना अधिक है, ठीक है। यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि अच्छा यूरोप में कहाँ पे है, ठीक है ना। यूरोप में कहाँ पे, हमने तो पहले देखा था कि ठीक है भाई, कि जिस प्रकार से अगर भाषा के आधार पर अगर किया जाए तो भाषा के आधार पर जो किया जाए तो एक भारोपीय भाषा समूह की भाषा संस्कृत थी, और जिस प्रकार मुहावरों का इस्तेमाल भारोपीय भाषाओं में होता था उसी प्रकार भारतीय भाषाओं में भी होता था। तो समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यूरोप के थे। और उसके बाद लिथुआनिया का भी जो बोला गया कि लिथुआनिया की भाषा, तो लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो अब विभिन्न मत देते हैं, कोई बोलते हैं कि हंगरी का था, पी गाइल्स बोले कि हंगरी का है, ठीक है। पी गाइल्स ने कहा कि हंगरी तथा डेन्यूब नदी घाटी का है। क्यों, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो भेड़िया, झील, पर्वत, नदी घाटी ये सब चीज़ का वर्णन करते हैं, लेकिन समुद्र का वर्णन कहीं नहीं किए हैं। तो समुद्र का वर्णन अगर नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं हंगरी क्षेत्र में ये सब होने की संभावना अधिक है। इसके साथ साथ गाइल्स महोदय ने यह बताया था कि आर्य मुख्यतः भोजन के लिए गेहूं, जौ, गाय और बैल पर अधिक निर्भर थे, जो हंगरी क्षेत्र की खाद्य विशेषता खाद्य पदार्थ है। इसलिए संभवतः आर्य जो है हंगरी क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है। यानी कि हंगरी क्षेत्र को लेकर के गाइल्स ने अपना मत दिया। परंतु विद्वान गाइल्स महोदय के मत से पूर्णतः सहमत नहीं है, ठीक है ना। गाइल्स महोदय का जो मत था कि वो हंगरी के हैं उससे सहमत नहीं हो पाए, क्योंकि केवल कुछ शब्दों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी ही था। इसके अतिरिक्त इन सभी भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ समुद्र से भी परिचित थे, क्योंकि देवता अश्विनी को समुद्र में फंसे लोगों की सहायता के लिए करने वाला बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आता है विरोधाभास। जैसा कि पी गाइल्स महोदय ने बताया कि देखिए यूरोप में हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान हो सकता है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा आप ऐसा किस आधार पे कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए आर्यों ने जो है विभिन्न जो उनकी जो साहित्य हैं वो उसमें भेड़िया, झील, पर्वत, नदी घाटी ये सब का तो वर्णन किया है, परंतु उन्होंने समुद्र का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। सॉरी, हाँ, समुद्र का वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए हंगरी क्षेत्र में इसकी होने की संभावना अधिक है। और इसके साथ ही साथ गाइल्स महोदय ने बताया उनकी खाद्य विशेषताओं को परिचित करते हुए ये बताया है कि जो आर्य थे वो मुख्यतः गेहूं, जौ, गाय और बैल आदि पर निर्भर थे, जो हंगरी क्षेत्र का विशेष खाद्य पदार्थ है, और इसीलिए संभवतः जो है हंगरी के क्षेत्र के निवासी थे। परंतु कुछ विद्वान जो है गाइल्स महोदय के मत से सहमत नहीं हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने बोला कि देखिए आप कुछ शब्दों के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि आखिर ये जो है वो कहाँ के थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब बोलते हैं कोई कोई कि जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी के मत पे आते हैं। तो हर्ट महोदय ने आर्यों को जर्मनी तथा पेनका महोदय ने आर्यों को स्कैंडिनेविया का निवासी बताया है, ठीक है। हर्ट ने क्या बताया कि जर्मनी का है, और पेनका ने क्या बताया कि स्कैंडिनेविया के निवासी थे आर्य। इसके लिए इन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इनका परीक्षण किया है। जैसे आर्यों के बाल भूरे होते थे, ठीक है, वह कद में भारत के मूल निवासियों की तुलना में लंबे होते थे, ठीक है। ये जो है वो विशेषता क्या है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। विद्वानों ने यह बताया है कि केवल शारीरिक संरचना के आधार पर हम आर्यों को इस प्रदेश का निवासी नहीं मान सकते, क्योंकि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि महोदय ने कुछ ब्राह्मण को भी भूरे बाल वाला बताया था। इसलिए हम केवल शारीरिक संरचना के आधार पर आर्यों को इस क्षेत्र का निवासी नहीं मान सकते हैं। चलिए, तो जर्मनी का भी बताया गया। कौन जर्मनी का बताया? जर्मनी का बताया हर्ट महोदय ने और पेनका महोदय ने। हर्ट और पेनका ने बताया। हर्ट ने बताया जर्मनी को और पेनका ने बताया स्कैंडिनेविया को। किस आधार पे? शारीरिक विकास के आधार पर। लेकिन शारीरिक विकास के आधार पर सिर्फ अगर बोल देना उनको कि वे यहीं के थे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि दक्षिणी रूस के बारे में भी कई लोगों ने बोला है कि वो जो थे वो दक्षिणी रूस के थे। प्रसिद्ध विद्वान नेहरिंग ने यूक्रेन के त्रिपोल्जो से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर आर्यों की दक्षिणी रूस का निवासी बताया है, क्योंकि ऐसे ही मृदभांडों का निर्माण भारतीय आर्यों के द्वारा किया गया था। देखिए, भारत में जो आर्य थे वो जिस प्रकार के मृदभांड का निर्माण किया करते थे, ठीक है, जिस प्रकार के मृदभांड का निर्माण किया करते थे, तो नेहरिंग ने बोला कि देखिए यूक्रेन के त्रिपोल्जो से जो प्राप्त हुआ है मृदभांड, वो उस आधार पे बोलते हैं कि वो दक्षिणी रूस का निवासी थे, ठीक है। ये किस आधार पे? देखिए, हमको याद सिर्फ इतना रखना है ये किसने कहाँ का बताया और किस आधार पे बताया, ठीक है। तो नेहरिंग ने बताया दक्षिणी रूस का, ठीक है, कि यूक्रेन से जो हमको मृदभांड मिलता है वो दक्षिणी रूस का। उस आधार पे बताते हैं कि ये जो यूक्रेन से मिलता है तो वो कहाँ, आर्यों के द्वारा भी मिलता था। परंतु विद्वानों ने यह कहकर इस मत को खारिज कर दिया कि ऐसे मृदभांड न्यूजीलैंड से भी प्राप्त हुए हैं। इसमें केवल पुरातत्व के आधार पर आर्यों को इस क्षेत्र का निवासी नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं एशिया के निवासी थे, ठीक है। तो एशिया, विद्वानों के अनुसार एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके विषय में साहित्य और पुरातत्व दोनों से सूचनाएं प्राप्त होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। इसी को लोग अभी मानते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या क्या मत देखा? सबसे पहले हमने मत देखा किनके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक ने क्या बताया? तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव को, ठीक है। तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे, ठीक है। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के। और किस आधार पे बताया था? उन्होंने बताया था कि 6 माह का दिन और रात का वर्णन उनके वैदिक साहित्यों में भी मिलता है, और 6 माह का दिन और रात जो है कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पे होता है, इसलिए वो लोग वहाँ के निवासी थे। फिर उन्होंने बताया, हाँ, कौन, ये जो फिलिप्पो सत्सेती जो थे, उन्होंने बताया कि संस्कृत और भारोपीय भाषाओं में जो है वो बहुत ही ज़्यादा समानता के भाव प्रतीत होते हैं, इसलिए ये जो है वो कहीं ना कहीं वो यूरोपीय हो सकते हैं। लेकिन सब लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, यूरोपीय तो हो सकते हैं, लेकिन यूरोप में कहाँ के होंगे? तो भारोपीय भाषा के आधार पर हम लोग उनको बोले कि ये लिथुआनिया के भी हो सकते हैं,
लेकिन फिर आया कि ठीक है, अब बहुत सारे मत आए कि यूरोप में हंगरी के हो सकते हैं। पी गाइल्स ने बताया कि हंगरी के हो सकते हैं। क्यों? उनकी खाद्य विशेषताओं के आधार पर और उनके जो शब्द का वर्णन है, जैसे भेड़िया, झील, पर्वत, नदी घाट इत्यादि शब्दों के वर्णन के आधार पर। ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइल्स महोदय ने बताया कि वो भोजन जो करते थे गेहूं, जौ, गाय और बैल आदि पर निर्भर रहते थे, जो हंगरी क्षेत्र का विशेष खाद्य पदार्थ है, तो इसलिए वो हंगरी का बता देते हैं। लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ शब्दों के आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी को बता दिया जाए। ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त वो भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ समूह से भी परिचित थे, क्योंकि अश्विनी देवता को समुद्र में फंसे लोगों को सहायता करने के लिए बताया गया था। अब जर्मनी, तो जर्मनी जो है बताए थे, जर्मनी हर्ट महोदय ने बताया था कि आर्य जर्मनी के थे, और पेनका महोदय ने बताया कि स्कैंडिनेविया के निवासी थे। ठीक है, स्कैंडिनेविया के निवासी थे आर्य। क्यों? शारीरिक विशेषता के बाल बूढ़े होते थे, कद में लंबे होते थे, इसके आधार पर। तो विद्वानों ने यह बताया कि केवल शारीरिक संरचना के आधार पर आर्यों को इस प्रदेश का निवासी नहीं मान सकते, क्योंकि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य जो पतंजलि हैं, उन्होंने भी बोला है कि कुछ ब्राह्मण जो है बूढ़े बाल वाले होते थे, इसलिए हम शारीरिक संरचना के आधार पर आर्यों को इस क्षेत्र का नहीं मान सकते हैं। अब आता है कि दक्षिणी रूस के बारे में। तो दक्षिणी रूस के जो मत दिया था वो नेहरिंग ने दिया था कि जो मृदभांड मिले हैं यूक्रेन के त्रिपोलजो से, जो मृदभांड मिले हैं वैसा ही मृदभांड जो है आर्यों के द्वारा, भारतीय आर्यों के द्वारा निर्माण किया जाता था। लेकिन फिर इन्होंने, कुछ विद्वानों ने बोला कि देखिए, वैसा जो मृदभांड मिला है ना, वो न्यूजीलैंड से भी वैसा मृदभांड प्राप्त होता है। तो क्या वे न्यूजीलैंड के भी मुख्य मूल निवासी थे? फिर एशिया वाला मत आया। तो एशिया वाला मत का जो अभी तक प्रमाण है वो थोड़ा ज़्यादा पुष्टि करता है। एशिया साहित्य और पुरातत्व दोनों से ही सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है। एशिया के दो सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है ऋग्वेद और एक है जिंद अवेस्दा, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में काफ़ी निकट संबंध मौजूद हैं। ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन है? इंद्र। और जिंद अवेस्दा के मुख्य देवता अहुर मजदा, अहुर मजदा। ठीक है, मजदा है यहाँ पे, अहुर मजदा, अहुर मजदा। ठीक है। तो ऋग्वेद के जो मुख्य देवता हैं वो इंद्र। ठीक, ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन? इंद्र। और जिंद अवेस्दा के जो मुख्य देवता हैं वो अहुर मजदा। तो ये समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि देखिए, ये कहीं ना कहीं एशिया से संबंधित है। इसलिए विद्वानों का यह मत है कि यह दोनों मतों को मानने वाले किसी एक स्थान के निवासी थे। एशिया माइनर क्षेत्र में बोगजकोई नामक एक अभिलेख, बोगजकोई, एशिया माइनर जो है वो बोगजकोई अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख दो कबीला हित्ती तथा मित्तानी के मध्य संधि को बताता है। ठीक है। देखिए, साथ ही साथ क्या होता है कि एक एशिया माइनर के क्षेत्र से बोगजकोई अभिलेख मिलता है, जो दो कबीला जो हित्ती और मित्तानी के मध्य संधि को बताता है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण देवता आदि को साक्षी मानकर यह दोनों संधि कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो अब बताइए, और ये जो इंद्र देवता थे वो किसके? ऋग्वेद के थे, जो आर्यों का कालक्रम को बताता है। तो वहाँ से ये रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है। बोगजकोई नामक अभिलेख से दो कबीलों का जो संधि मिलता है, और उस संधि में जो इंद्रमित्र, नासत्य और वरुण देवता इस सबको साक्षी मानकर जो संधि करने का कार्य कर रहा है, बोगजकोई अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। बोगजकोई अभिलेख का जो कालखंड है वो 1400 ईस्वी पूर्व है। इस अभिलेख के अतिरिक्त किकुली नामक स्थान से एक लेख मिला है, जिसमें 1, 13, 5, 7 आदि संख्याओं का उल्लेख मिलता है, और यह संख्या ऋग्वेद में मौजूद संख्याओं के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो इन आधारों पर विद्वानों ने यह माना है कि यूरोप के स्थान पर एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है। सर्वप्रथम 1820 में जे.जी. रोड महोदय ने जिंद अवेस्दा का अध्ययन करने के पश्चात यह बताया कि एशिया ही मूल निवास स्थान था। वह आर्यों को बैक्टीरिया का निवासी मानते थे। ठीक है।
बैक्टीरिया का निवासी मानते थे। अठारह में मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। 1859 में मैक्स मूलर ने, इन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र से आर्यों का विस्तार प्रारंभ हुआ था और उनकी दो शाखाएं विभाजित हो गई थी, जिसमें पहली शाखा भारत पहुंची और उसका मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद बना था। दूसरी शाखा ईरान पहुंची, उसका मुख्य ग्रंथ क्या बना था? जिंद अवेस्ता बना था। ठीक है, मैक्स मूलर ने यह सिद्धांत दिया कि मध्य एशिया जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था और मध्य एशिया से दो पार्ट बट गया, एक गया भारत और एक गया उधर ईरान के तरफ। जो भारत गए वो वहाँ का जो मुख्य जो ग्रंथ बन गया वो क्या बन गया? ऋग्वेद। और जो ईरान गए वो उसका वो क्या बन गया? मुख्य ग्रंथ जिंद अवेस्ता। मध्य एशिया के 5 प्रमुख देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नवीनतम शोध ब्रैंडस्टीन महोदय के द्वारा किया गया है। इन्होंने शब्दों के अर्थ परिवर्तन के आधार पर किर्गिस्तान को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। ठीक है ना, ब्रैंडस्टीन महोदय ने बोला कि किर्गिस्तान ही जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक पृष्ठभूमि, शब्द विज्ञान, शारीरिक बनावट तथा पुरातत्व के आधार पर किर्गिस्तान को ही आर्यों का मूल निवास स्थान मानना सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तो हमने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बहुत चीज़ों का अध्ययन किया है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक भूगोल के बारे में। चलिए, धन्यवाद।